हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा धारीच। वेलकम टू आवर चैनल प्यूपल्स चॉइस। तो आज हम बात करेंगे आपके ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि रिसोर्सेज होते क्या है। कोई भी ऐसी चीज जो हमें मदद करे हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने में, वो एक रिसोर्स हो जाता है। सपोज करो मेरे को मार्केट जाना है। अब मैं बाईसाइकिल चला के मार्केट गई, तो वो बाईसाइकिल मेरे मार्केट तक जाने का एक रिसोर्स हो गया। मतलब वो मेरी मार्केट जाने की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो मेरे लिए एक रिसोर्स है। मेरे को पानी पीना है, तो जो ग्लास है जिससे मैं पानी पीऊंगी वो मेरे लिए एक रिसोर्स हो गया। अभी मैं जो वीडियो शूट कर रही हूँ, तो ये जो लैपटॉप है ये मेरा वीडियो शूट करने का एक रिसोर्स है। तो जो भी चीज जो हमारे किसी भी नीड को सेटिस्फाई करे वो एक रिसोर्स हो जाता है। हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। अब जब हम इसे रिसोर्स कहेंगे तो इसे तीन कैटेगरीज में फिट होना चाहिए। दैट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस रिसोर्स को यूज करने के लिए। ऐसा नहीं हो कि रिसोर्स है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, हम उसे यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं चीजों को। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर इज इकोनॉमिकली फीजिएबल। ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, इसका मतलब ये है। और जितना हम इनपुट लगा रहे हैं उतना हमें आउटपुट भी मिले, कॉस्ट से ज्यादा हमें बेनिफिट हो, तो इसे कहते हैं इकोनॉमिकली फीजिएबल। थर्ड हमारा आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब कि हमारी सोसाइटी को एक्सेप्ट होना चाहिए, किसी के भी सेंटिमेंट्स को हमें हर्ट नहीं करना है, इसे कहते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल। थर्ड पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। ये जो चार्ट दिया हुआ है ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। इसमें हमारे ह्यूमन बींग्स सेंटर में है। ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है ह्यूमन बींग्स का। पहले ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी और बनाते हैं इंस्टीट्यूशंस। तो ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्म करते हैं एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को और एनवायरनमेंट की चीजों को और रिसोर्सेज बनाते हैं। नेक्स्ट आपका ये चार्ट है। इसमें सबसे पहले रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपका। इसमें सबसे पहले आपको नेचुरल एंड ह्यूमन। अब नेचुरल रिसोर्सेज तो हमें पता ही है, जो हमें नेचर में अवेलेबल हो जाए। ह्यूमन रिसोर्सेज, आई एम नॉट सेइंग मैन मेड रिसोर्सेज, आई एम सेइंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि ह्यूमंस अपनी टेक्नोलॉजी अपनी स्किल को यूज करते हुए रिसोर्सेज बनाते हैं, उन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। Natural resources are further classified into renewable and non-renewable. रिन्यूएबल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, रिन्यू करवाना। मतलब जैसे हमारा जो डिश टीवी है फॉर एग्जांपल, उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो हम उसे रिन्यू करवा देते हैं। तो दोज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब कि जिसे हम वापस से यूज कर सकते हैं। तो और ये आ गए नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें हम रिन्यू नहीं करवा सकते हैं। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं कंटिन्यूअस और फ्लो। एग्जांपल विंड एंड वाटर, जो कि कंटिन्यूटी में हमारे पास चल रही हैं। बायोलॉजिकल जो हमें नेचर में मिलती है। इसमें नेचुरल वेजिटेशन आता है। नेचुरल वेजिटेशन है वो वेजिटेशन होता है जिससे किसी ह्यूमन एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती उगाने के लिए। जैसे कि फॉरेस्ट में हम जाके फॉरेस्ट के अंदर पानी नहीं डालते, खाद नहीं डालते, फॉरेस्ट अपने आप टाइम के साथ साथ होते जाते हैं। और वाइल्ड लाइफ जिसमें कि हमारे आते हैं एनिमल्स। अब हम चलेंगे नॉन रिन्यूएबल पे। तो नॉन रिन्यूएबल भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, रिसाइकल एंड नॉन रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब जिन्हें हम वापस बना सकते हो यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स। अब मेरे पास एक स्टील की शीट है, उसके मैं स्टील ब्लॉक्स बना सकती हूँ, प्लेट्स बना सकती हूँ, तो वो एक रिसाइकल हो गया। अब नॉन रिसाइकल में फॉसिल फ्यूल्स, इनका फॉर्मेशन होने में बहुत टाइम लग जाता है, एक बार जला दिया तो कुछ नहीं कर सकते। ह्यूमन रिसोर्सेज में चलते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो कि ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, जो कि ह्यूमन बींग्स की हमारी क्वांटिटी एंड क्वालिटी चाहिए होती है रिसोर्सेज बनाने के लिए। इसे हम अभी और अच्छे से समझेंगे। Now resource can be classified in following ways. आपकी ये बुक में दे रखे ये आपके जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम रिसोर्सेज को किन्हीं कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। मतलब कि उसका ओरिजिन क्या है पैदा होने का, जिसे आप जानते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक।
ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्ट मतलब कि खर्च करना, कितने समय में वो खत्म हो सकता है, एग्जॉस्ट हो सकता है। तो उसका आता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जो मैंने अभी बताया। रिन्यू कर सकते हैं एक को रिन्यू नहीं कर सकते हैं, अभी समझेंगे इसको। और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओन कौन करता है इसको, इंडिविजुअल ओन करता है, कम्युनिटी ओन करती है, नेशनल या इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कितना डेवलपमेंट उसने अभी तक किया है या जो भी है, पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक्स एंड रिजर्व्स, आगे एक्सप्लेन करेंगे इनको। अब नाउ अभी हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से हुआ। तो उसमें हमने बताया था आपको बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज तो नाम से ही समझ आ रहा है, जो बायोस्फीयर में मिले। बायोस्फीयर होता है हमारा एटमॉस्फेयर, लैंड एंड वाटर, जब हम इन तीनों चीजों को मिलाते हैं तो बायोस्फीयर बनता है। तो जो बायोटिक रिसोर्सेज है वो हमको बायोस्फीयर से मिलते हैं, जिनमें की लाइफ होती है। मतलब मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझ में लाइफ है, तो मैं एक बायोटिक रिसोर्स हूँ। मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना, जो भी हमारे फ्लावर्स होते हैं, और हमारे ह्यूमन बींग्स। अब आ जाओ ए बायोटिक रिसोर्स पे। ए बायोटिक रिसोर्सेज इसका उल्टा कर लो, जिनमें लाइफ नहीं है, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि ये टेबल मान लो, ये जो पेन है, ये ए बायोटिक रिसोर्स है, इससे मैं, मेरे काम तो आ रहा है, मैं लिख तो रही हूँ, बट इसमें जान नहीं है, दिस इज ए बायोटिक रिसोर्स। और टेबल हो गई, चेयर हो गई, हम वैसे कि अभी यहाँ जो मैंने एग्जांपल्स दिए वो है मेटल्स और रॉक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जो मैंने बताया था आपको, उसके अंदर हम इनको डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी और फॉरेस्ट मान लो, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको हम रिन्यू करके वापस से यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, बहुत टाइम लग जाता है इनको वापस से अकर होने में। एग्जाम्पल है मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, और टेक मिलियंस ऑफ इयर्स इन फॉर्मेशन, इनको फॉर्म होने में बहुत साल लग जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को, मिनरल्स को। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नाउ किसका है, ओन कौन करता है, मैं ओन करती हूँ या मेरा पड़ोसी ओन करता है, या कौन इसको ओन करता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के अकॉर्डिंग हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। सबसे पहले चलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज में। इंडिविजुअल का मतलब एक, मैं, अगर मेरा घर है तो उसे मैं ओन करती हूँ, उसमें मेरा पड़ोसी आके नहीं घुस जाता है या नहीं रहने लग जाता है, या कोई भी आके एकदम से नहीं, तो वो मेरा खुद का घर है, वो मेरा रिसोर्सेज है, ठीक है, वो मेरा एक रिसोर्स है। तो ओन्ड बाय इंडिविजुअल, उसको मैं ओन करती हूँ। ओन्ड बाय इंडिविजुअल, एक ही बंदे का होगा, मतलब कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, ये नहीं कि मैं अपने घर को मेरा बोल रही हूँ, मेरे सारे फैमिली वालों का है। तो ओन्ड बाय इंडिविजुअल, बट मेरा पड़ोसी का नहीं है। तो ओन बाय इंडिविजुअल, एग्जांपल प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स। अब पॉन्ड्स मान लो, पॉन्ड्स का मतलब मैं बता देती हूँ। आप लोग बोलोगे पॉन्ड्स तो गांव में होते हैं, पॉन्ड्स कैसे हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स। मान लो मेरे घर में एक कुआ है, अब वो मेरे घर में है, वो मेरे पर्सनल यूज के लिए मैंने बना रखा है, उसे सिर्फ मैं यूज कर रही हूँ, तो वो एक इंडिविजुअल रिसोर्स के अंदर आता है। ठीक है, समझ आया। अ फार्मर्स ओन लैंड अलॉटेड बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। फार्मर्स जो है वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं, जो कि लैंड के बदले में, ठीक है। अब अर्बन पीपल ओन प्लॉट, हाउसेस एक्सेट्रा। अब हमारे जो शहर में रहते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, वो हम लोग प्लॉट, हमारे जो भी हाउस होते हैं, वो हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो जाते हैं। नाउ वी कम टू कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज वो, जब इंडिविजुअल रिसोर्सेज ही मान लो उन्हें कोई कम्युनिटी यूज कर रही है, मतलब कि छोड़ो इंडिविजुअल रिसोर्सेज को, तो छोड़ो, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें पूरी कम्युनिटी यूज करे। मान लो जैसे मैं अभी घर में रहती हूँ, तो वो मेरा खुद का घर है, तो वो एक इंडिविजुअल रिसोर्स है। आजकल जो लोग जैसे फ्लैट्स में रहते हैं, तो उनकी पूरी सोसाइटी होती है। अब उन फ्लैट्स में हम लोग क्लब हाउस भी जाते हैं, गार्डन्स भी होते हैं, पार्क्स भी होते हैं, जिम एरिया भी होता है। तो वो एक अकेले फ्लैट वाले का नहीं होता है, वो उस पूरी सोसाइटी का है, पूरी सोसाइटी उसको यूज कर रही है।
सपोज करो आपकी कॉलोनी में एक मंदिर है, उसमें आप अकेले नहीं जा रहे हो, पूरी कॉलोनी उस मंदिर में जाएगी, ठीक है। अब मैंने जो कुएं का एग्जांपल दिया था, वो कुएं का एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि एक कुआं है, अगर वो मेरे घर में था तो वो मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स था, बट अगर वो हमारे गांव में है और पूरा गांव उसका पानी यूज करता है तो वो एक कम्युनिटी ओन रिसोर्स हो जाता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ जिसको कम्युनिटी यूज करे, जैसे कि स्कूल हो गया, मंदिर हो गए, पार्क्स हो गए, कुछ भी मान लो, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए जहां हम गाय भैंसों को चराने जाते हैं, तो वो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, national resources and international resources. Now national resources are the resources that belongs to the nation. वो मेरा नहीं, अब इंडिविजुअल रिसोर्स नहीं रहा, वो नेशन का रिसोर्स हो गया है, वो मेरा नहीं है, वो किसी का नहीं है, वो हमारे देश का है। और सारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज भी देश के होते हैं, देश के लिए तो सब कुछ है हमारे पास। तो country has legal powers to acquire even private property to public good. अब हमारा जो नेशन, हमारी जो कंट्री है, उसके पास लीगल पावर्स है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक गुड के लिए यूज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। मेरा जो घर है वो एक रोड साइड घर है, अगर गवर्नमेंट को थोड़ा डेवलपमेंट करना है, उस रोड को चौड़ी करना है, तो अगर सपोज करो मेरा घर बीच में आ रहा है, या कोई पेड़ लगा हुआ है वो बीच में आ रहा है, या कोई मंदिर बना हुआ है, मंदिर तो छोड़ो, नहीं तोड़ेगी, लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं, तो सपोज करो पेड़ बीच में आ रहा है या मेरा घर बीच में आ रहा है, तो वो रोड को चौड़ी करने के लिए गवर्नमेंट मेरा घर तोड़ सकती है, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज को गवर्नमेंट ने एम्पावर किया हुआ है कि वो हमारा लैंड ले सकती है। All resources within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast is territorial water and resource therein belongs to the nation. अब इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, हम ये कंफ्यूजन को आज पूरा क्लियर कर देते हैं। सपोज करो ये हमारी कंट्री है, ठीक है, ये इसका, ये पानी है, यहाँ पे आप सबको पता है कि ये पानी है, ठीक है। आप सबको पता है यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो ये पूरा पानी पानी है। अब यहाँ से जो 12 नॉटिकल माइल्स एक डिस्टेंस, एक यूनिट होती है डिस्टेंस को नापने की, तो यहाँ हमारे जो बेस लाइन है ये है, तो सी कोस्ट मान लो, इस किनारे से जो भी 12 नॉटिकल माइल्स हमारा डिस्टेंस आता है, 12 नॉटिकल माइल्स, इस किनारे से इस किनारे तक, ये है हमारा टेरिटोरियल जोन। मतलब कि ये, इस पे हमारी कंट्री के पास सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल तीनों राइट्स रहते हैं कि हम, ये हमारा है, हम इस पे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, सारे राइट्स इस पे हमारे। फिर बेस लाइन से बात कर रही हूं मैं, बेस लाइन से मतलब कि यहां से, ये जो बेस लाइन है जहां से हमने 12 नॉटिकल मेजर किया था, इसी बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिग्यूअस जोन आता है। कॉन्टिग्यूअस जोन, कॉन्टिग्यूअस जोन इसको मान लो, कॉन्टिग्यूअस जोन में हमारे पास सोशल राइट्स हट जाते हैं और हमारे पास इतने एरिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट्स रहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है ये वाला एरिया, बेस लाइन से मतलब कि कोस्ट एरिया से इतना 200 नॉटिकल माइल्स। वे जो 200 नॉटिकल माइल्स हैं, ये हमारा आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। मतलब सारे इकोनॉमिकल जो राइट्स हैं हमारे पास हैं। जैसे कि हमें मिनरल्स निकालना है, तो हमने यहाँ से जो भी मिनरल निकला है वो हमारी कंट्री का होगा, इकोनॉमिक राइट्स है हमारे पास। फिर इसके बाद जो भी वाटर है, जो भी वाटर है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज में आ जाता है, मतलब कि उस पे हमारा हक नहीं होता है, उस पे इंटरनेशनल में आ जाता है वो, उस पे किसी एक कंट्री का हक नहीं होता है, उस पे सबका है, ठीक है। समझ आ गया ये अच्छे से? एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ।
इतना एरिया हमारा 12 नॉटिकल माइल्स में आता है, जिसे हम अपना मानते हैं पूरी तरीके से। फिर हमारा बेस लाइन से लेके यहाँ तक 24 आता है, जिसे हम कॉन्टिगियस जोन कहते हैं, जहाँ हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, सोशल नहीं रहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा आता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, बेस लाइन से बात कर रही हूँ मैं, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां हमारे इकोनॉमिकल राइट्स रहते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स। ठीक है, चलो तो हम वापस आ जाते हैं। All resources within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast is territorial water and resources therein belongs to the nation। उसके अंदर जितने भी resources आएंगे उसके पास, उनके अंदर हमारे सारे rights है, वो हमारे nation को belong करेंगे। Now we come to international resources। मैंने जो बताया था, the oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean। 200 nautical miles के जो beyond में है, मतलब उसके जो बाहर है, जो कि हमारा exclusive economic zone आता है, उसके बाहर है, तो वो open ocean में आ जाता है, international waters। तो no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions। हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन लेनी पड़ती है इसको यूज करने के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इसको रेगुलेट करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट रिसोर्सेज। ठीक है, आगे अच्छे से समझ में। चले नेक्स्ट पे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से कि हम कितना डेवलप कर रहे हैं, क्या है डेवलपमेंट का। पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है कि resources found in a region but have not been utilized। वो मिलते हैं उस region में, उनमें potential भी है but यूटिलाइज नहीं किया गया है अभी तक। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात। मैं राजस्थान में रहती हूँ, एरिया बहुत ही यहाँ पे बैरन लैंड है और हॉट एरिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत अच्छे से मिलते हैं, बट बहुत अच्छे रिसोर्सेज है, बट उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। उनमें पूरा पोटेंशियल है बट हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। हम लोग उन्हें सर्वे कर चुके हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और वो हमारे काम भी आ रहे हैं। ठीक है, यूटिलाइज भी उन्हें हम कर रहे हैं। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। ये जो मैंने बताया था कि इनका जो डेवलप्ड रिसोर्सेज है, इनका जो डेवलपमेंट है, ये डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी पे और लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी की कितना हमें देगा आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल कोयल एंड पेट्रोल हम अच्छे से यूज कर रहे हैं, हमें करना भी आता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, समझ आया। डेवलप्ड है मतलब अच्छे से एग्जॉस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास दो और है, स्टॉक एंड रिजर्व्स। स्टॉक तो हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि पड़ी हुई है कोई चीज हमारे पास स्टॉक में है। ठीक है, they have the potential to satisfy human needs but humans do not have the appropriate technology to access these। फॉर अभी पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसका एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे देखो हमारे पास हाइड्रोजन है, अब H2O के अंदर हमारे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हमें पता है कि हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, बट हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो पर उनमें पोटेंशियल है। ठीक है, they have the potential to satisfy human needs but humans do not have the appropriate technology। सपोज करो, जैसे एक छोटा एग्जांपल देती हूँ, मम्मी है आपकी, मम्मी गई है बाहर, अब हमको बनानी है मैगी, हमें पोटेंशियल है मैगी बनाने का, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें बनाने नहीं आता, या हमारे पास गैस खत्म हो गई है, जो भी रीजन है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी इस चीज की नहीं है, बट हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, हमें पोटेंशियल है। ठीक है, अब रिजर्व्स। रिजर्व्स इसी का एक छोटा पार्ट मान लो आप, सबसेट ऑफ स्टॉक
इसमें यह है कि हमारे पास which can be put into use with the help of existing technical know-how, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग यूज कर सकते हैं, बट हम इसको फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं कि हमारे फ्यूचर में काम आए, बट आर रिजर्व फॉर यूज इन फ्यूचर। ये तो अच्छी बात है। जैसे कि रिवर वाटर फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हम रिवर वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बट हम फ्यूचर के लिए बचा के रख, ठीक है, अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही काफी हो गया, अच्छे से समझ आ गया। आप लोग के कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और प्लीज 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 चैनल को लाइक कर दो, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। आने वाले वीडियो में मिलते हैं और अच्छे से फिर नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।